नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला सोनीपत के गाँव अटेरना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है राई। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अटेरना, ब्लॉक राई, जिला सोनीपत। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरीके से हमारे किसान भाई फसल अवशेष का प्रबंध कर सकते हैं। ये फसल अवशेष प्रबंधन की एक बहुत ही बढ़िया योजना सरकार ने चलाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जैसे हरियाणा की बात करूं मैं, धान का क्षेत्रफल लगभग यहाँ 14.5 लाख हेक्टेयर धान का क्षेत्रफल है। और धान की जो कटाई होती है दो तरह से होती है, एक हाथ से मजदूरों के द्वारा और दूसरी कंबाइन से। मजदूरों के द्वारा जो धान की कटाई होती है कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से उसके फसल का अवशेष का प्रबंधन किसान कर लेता है। लेकिन जो मशीन से जब धान कटवाता है किसान और जो उसका फसल का अवशेष बच जाता है, उसमें किसान को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि धान की कटाई के बाद गेहूं के बिजाई के बीच में बहुत थोड़ा समय बचता है। तो सरकार ने इस पराली प्रबंधन के लिए एक योजना फसल अवशेष प्रबंधन, इसका नाम इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें आपका खेत के ऊपर ही पराली का प्रबंधन किया जाता है। इसमें काफी यंत्रों के ऊपर अनुदान सरकार दे रही है, क्योंकि कृषि यंत्र काफी महंगे हैं। तो किसानों की सहायता के लिए इन पे 50% से लेकर 80% तक सरकार अनुदान प्रदान कर रही है। इसमें अगर अकेला किसान कोई कृषि यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन का कृषि यंत्र लेता है तो उस पर 50% अनुदान है। और जैसे कि अगर आप एफपीओ के माध्यम से या कोई सोसाइटी बना के या ग्रुप बना के किसान इन कृषि यंत्रों को अनुदान पे लेता है तो 80% तक सब्सिडी है। इसमें मुख्य तौर पर जीरो टिलेज मशीन है, एपी सीडर मशीन है, चॉपर है, मल्चर है, स्ट्रा बेलर है। अभी नई मशीन एक सुपर सीडर मशीन आई है, ये मशीन इसमें सम्मिलित है। तो आराम से किसान इसकी प्रक्रिया यही है कि हमारे जो कृषि विभाग है उसका सहायक कृषि अभियंता का ऑफिस होता है, वहां आप ऑनलाइन माध्यम से आप एप्लीकेशन दो और जितने भी कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध हैं, अगर कम यंत्र उपलब्ध हैं तो ड्रा के माध्यम से उनका ड्रा निकाला जाता है और किसानों को ये मुहैया कराए जाते हैं। आने वाले समय में फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों को किस तरीके से पहले ही प्रबंध करने की तैयारी करनी चाहिए? ये जैसे कि मैंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन की ये चौथा साल है इस स्कीम को। 3 साल से ये लगातार बहुत ही बढ़िया स्कीम चली हुई है, जिसमें किसान को 80% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो अभी हरियाणा सरकार ने 7 सितंबर तक इसके जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन देनी थी उसकी डेट थी। इसका बिल्कुल पारदर्शी स्कीम है ये। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई करो, जो भी आपने कृषि यंत्र लेना है। उसमें 15 लाख तक की जो स्कीम है, इसमें जो फसल अवशेष प्रबंधन के जो कृषि यंत्र हैं, इसमें कम से कम आपने 3 कृषि यंत्र लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 5 कृषि यंत्र ले सकते हो। इसमें अभी आपकी सितंबर में जैसे 1509 की हमारी जो कटाई शुरू होगी है और 11-21 के आगे जो कि मेन जो हमारी 1509 और 11-21, हालांकि मोटा धान भी जो इसकी भी मतलब लगातार किसान इसका भी एरिया बढ़ रहा है, तो ये सितंबर से शुरू हो जाती है। तो इसमें जो ये कृषि यंत्र हैं, जहाँ मतलब इससे कंबाइन से जो कटाई होती है, उसमें आप जैसे हैप्पी सीडर मशीन है, सुपर सीडर मशीन है, या मल्चर है, चॉपर है, या अगर आप इसको एक्स-सीटू के माध्यम से अगर आप गट्ठे बना के इस फसल के अवशेष के वो भी बेचना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रा बेलर नाम की मशीन है, उसमें आप ट्रैक्टर के पीछे जुड़ती है मशीन, एक हेर एक मशीन है, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं उसको अवशेष को, और स्ट्रा बेलर जो मशीन है उसके माध्यम से आप वो गट्ठे बनाकर आप अपने खेत से बाहर निकाल सकते हो। उसमें आप पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, या पैकेजिंग की फैक्ट्री है, या दूर दराज में जहाँ पशु चारे की कमी है वहाँ भेज सकते हो, या और भी मतलब इसके काफ़ी उपयोग हैं।
आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि आप किस तरीके से फसल का प्रबंध कर सकते हैं। हमारे बीच में पद्मश्री किसान हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी फसल का प्रबंध करते हैं। हमारे यहाँ एफपीओ के माध्यम से सीएचसी बने हुए हैं, कस्टमर हायरिंग सेंटर, जो 3 सीएचसी हमारे क्षेत्र में है, जिन्होंने फसल अवशेष प्रोग्राम में मशीनरी ली हुई है। और वे इसमें ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर सबसे पहले उसको काटते हैं, एक मशीन काटने वाली है जो काट देती है, दूसरी लाइन बना देती है, उसको इकट्ठा कर देती है, तीसरी उसके बंडल बना देती हैं। इन बंडल का प्रयोग हम खाद बनाने में करते हैं, मशरूम बोने में करते हैं, और तीसरा जो प्रोसेस इंडस्ट्री है हमारी, वो उसमें ईंधन के रूप में भी इन बंडलों का प्रयोग हम करते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल अवशेष प्रबंधन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? हम फसलों को जब कटाई करते हैं धान की, तो धान की फसल का जो अवशेष होता है उसको या तो हम ऐसे के ऐसे 3 से 4 बार जुताई करते हैं, और या फिर उसके बंडल बनाकर उनको खेत से बाहर निकालते हैं। इस तरह से हमारा खेत जो है साफ सुथरा हो जाता है और हम अगली फसल बो सकते हैं। तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होती है? लाभ तो अभी तो इस समय ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हम अपने बंडल ज़्यादा इसके पास जिसके पास अगर कोई साधन है कि वो उस पराली का यूज कर सके, वो करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम हमारे कंवल सिंह जी ही ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास फूड प्रोसेसिंग है और वो उसमें ईंधन के रूप में उसका कार्य करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि जैसे हमारे पद्मश्री जो किसान हैं वो इसको ईंधन के रूप में काम करते हैं, उसको ले जाते हैं और उससे लाभ की प्राप्ति करते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है।
और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जो आज हम बात करते हैं सोनीपत जिले की, इसके अंदर अगर हम फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं तो पहले का समय कैसा था और आज का समय कैसा है कि अब तो हमारे किसान भाई फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं, तो पहले किस तरीके से वो करते थे? देखिए, जब तक ये मैकेनाइजेशन नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो जैसे ही कंबाइन से कटाते थे तो किसान आग लगा देता था कड़े खेत में। इससे आग लगाने से सभी ने पता है कि काफ़ी सारा धुआं जो है वो ऊपर छा जाता था, देखने में दिक्कत होती थी, आंखों में जलन होती थी, दुनिया भर की, कहने का मतलब जहरीली गैसें निकलती हैं। जो गाँव में दमा वगैरह के जो आदमी थे उनको काफ़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने CHC कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से जो सब्सिडी की शुरुआत की, 40 से 80% तक जो इम्प्लीमेंट थे वो मिलने लगे। उसका मकसद यही था कि इन सिटू मैनेजमेंट के जो फसलों के अवशेष हैं वो खेत में ही उसका मैनेजमेंट करके, यानी खेत के जो फांस है उनको उसी में मल्टीप्लाई करके एज ए ऑर्गेनिक वे से, मतलब खाद के उसमें इस्तेमाल करें। तो जब से ये स्कीम आई है ये फ़ायदा हो गया, आप लोग समझदार हो गए, गाँव-गाँव में मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर हो गए, क्योंकि जो अकेला आदमी नहीं ले सके था वो एक ग्रुप, एक सोसाइटी के माध्यम से या कोई भी किसान समूह के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर ले लिए। जो आदमी इंडिविजुअल नहीं ले सके था वो एक समूह के माध्यम से किराए पे लेके हर आदमी यहाँ मैनेजमेंट करने लगा। अब हर किसान कम से कम उस दौरे अवेयरनेस प्रोग्राम कृषि विभाग के माध्यम से पहुँच गया है कि भाई अगर हम फसल को जलाते हैं तो ये वातावरण दूषित होता है, खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, जो हमारे मित्र कीट हैं वो खत्म हो जाते हैं, खेत में खाद डालने का ज़्यादा खर्चा पड़ता है। तो इन सारी देखो कि किसान को समझ में आ गया कि जलाने की बजाय इन यंत्रों प्रबंध करना जरूरी है, इनका प्रबंध करना जरूरी है, ताकि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उत्पादन बढ़े और जो वातावरण दूषित है वो ना हो पाए। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर देते हैं। पहले हमारे किसान भाई फसल के अवशेष को आग लगा देते थे, परंतु आज की बात करते हैं तो वो प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के जो अवशेष हैं उसको किस तरीके से प्रबंध करते हैं? प्रबंध तो यही है कि पराली ना जलाते हैं, मतलब उस तरह जुताई करने में आसानी रहे, बुआई आसानी तो हो जाए, और क्या। पहले आपकी जब आप आग लगा दिया करते थे तो आपकी जो उपजाऊ क्षमता है, आपने देखा होगा कि मित्र कीट भी मर जाते थे, तो आज पैदावार भी कम होती थी, तो आपको इसमें बदलाव महसूस हुआ, फायदा महसूस हुआ? फायदा हुआ काफी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है, और वो कह रहे हैं कि हमें जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपनी फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? जो हमारा फसल का अवशेष होता है उसको हम ना जला के ना उसको पशुओं के चारे के रूप में यूज करें, उससे हमें कई फायदे होते हैं। पशुओं का चारा उपलब्ध हो जाता है और हम पोल्यूशन से भी बच जाते हैं। इससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? लाभ की प्राप्ति होती है इससे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? ये इसको जो धान की पराली होती है इसको पहले तो आग लगाते थे,
अब इसमें आग नहीं लगाते हैं, इसको या तो इसको काट के जमीन में मिला देते हैं, इससे खाद बन जाता है, पानी देते टाइम हो तो, और नहीं तो इसको काट के इसके गड्ढे बंधवा के खेत से बाहर निकाल देते हैं, वे गड्ढे काम आ जाते हैं खाद तो बनाने। आप जैसे आपने बताया कि आप उसको खाद के रूप में ले लेते हैं, पहले जला दिया करते थे, तो पहले जब आप जलाते थे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आती होगी। हाँ, उसमें कमी आती थी, इससे जो इसको मिलाते हैं इससे खाद बनता है, जो ये खाद है धरती भुरभुरी होती है, तो आपकी जो मिट्टी है वो और मुलायम हो गई होगी, मुलायम होगी, उससे बुलबुली हो जाती है। उससे आपको उसके लाभ की भी प्राप्ति हुई होगी, हाँ, उससे लाभ आमदन फालतू होती है, उससे पैदावार बढ़ता होगा, पैदावार बढ़ती है, इससे लाभकारी है। हाँ जी, धरती जब भी जुताई करोगे, सूखे भी जुताई करोगे तो हैरो लगेगी, नहीं तो वैसी खराब हो जाती थी वे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने के बाद उनको उससे लाभ की प्राप्ति हुई है, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनकी पैदावार भी बढ़ी है और उन्होंने बताया जो मिट्टी जो है वो बुरबुरी हो गई है और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। जो हमारे किसान भाई हैं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि अगर वो सीएससी सेंटर खोलना चाहें, किस तरीके से वो सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि पहले भी बताया कि इस योजना में फसल अवशेष प्रबंधन के जो कृषि यंत्र हैं वह काफ़ी महंगे हैं और हमारे देश में लगभग 80% किसान लघु एवं सीमांत हैं। तो किसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि एक किसान इतने महंगे महंगे कृषि यंत्रों को खरीदे। तो सरकार ने इस योजना के तहत CHC कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की एक योजना है। इसमें आप 9-10 किसान मिलके सोसाइटी बनाओ या कोई ग्रुप बनाओ या FPO बनाओ। इसके माध्यम से आप ये कृषि यंत्र लो और उसमें सरकार 80% तक अनुदान दे रही है और अगर अकेला किसान लेता है तो ये कृषि यंत्र 50% अनुदान पर उपलब्ध है। इसमें आप हमारे कृषि विभाग का दफ्तर है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, सहायक कृषि अभियंता का। वैसे सरकार ने अब ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया है। एग्री हरियाणा की जो साइट है उस पे जाइए आप और आप ऑनलाइन जो भी कृषि यंत्र अकेले किसान ने लेना है तो आप एक कृषि यंत्र लेना है तो आप 50% सब्सिडी पे उपलब्ध है वो, और अगर आपने ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप के माध्यम से आप 80% सब्सिडी पे उपलब्ध है वो। जो हमारे किसान भाई ऑनलाइन अगर वो करेंगे एग्री हरियाणा, जब वो डालेंगे तो एग्री हरियाणा जब वो खुलेगा उसके बाद उनको और क्या करना पड़ेगा?
उसमें ये कृषि यंत्र जो है ना, फसल अवशेष प्रबंधन ये योजना है, ये उस पोर्टल पे दिखेगा आपको, उस पे आप अप्लाई कर दो, आपने आप उसका अपना विवरण देना होगा। कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे? उसमें आपने बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका जो अनुदान है वो आपके बैंक में आएगा, बैंक खाते में आएगा, तो आपने उसकी बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, आपका आधार नंबर देना पड़ेगा, आपने जो कृषि यंत्र लेना है वो देना पड़ेगा, किस फर्म से लेना है वो आपने अपने डिटेल भरनी पड़ेगी उसमें। जैसे कि आपने बताया कि 80% तक का उनको अनुदान मिलेगा, तो जो 80% का अनुदान होगा उनको पहले उसको पूरा पे करना पड़ेगा या उनको 80% कट करके 20% ही पे करना होगा? इसमें किसान को जो भी इम्प्लीमेंट है या किसी सोसाइटी को जो भी मतलब एक से ज्यादा इम्प्लीमेंट लेने हैं, उसमें कुछ जमा राशि है, मिनिमम निर्धारित राशि है विभाग की, वो आपने जमा करानी पड़ेगी। फिर आपने जो भी इम्प्लीमेंट लेने हैं उस जो भी संबंधित फर्म है उसको आपने पे करना पड़ेगा, और आपकी जो प्रक्रिया, आपके जो बिल हैं वो संबंधित जो कार्यालय है उसमें जमा कराने के बाद वो सारा आपका अनुदान की जो राशि आपके खाते में आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि किस तरीके से आप CSC सेंटर को आप खोल सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि हमारे जो यहाँ पे अगर सोनीपत जिले की हम बात करते हैं, उनके जो फसल के जो अवशेष हैं और किस तरीके से वो प्रबंध कर सकते हैं। जो पराली है, जो धान की पराली है, इसका भूसे के तौर पर हमें जो कंपोस्ट बना के जो कि मशरूम उगाने में यूज होता है, जिसका वो सस्ता पड़ता है। पहले जो मशरूम उगाने के लिए जो गेहूं का जो भूसा यूज करते थे किसान भाई, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था, ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो किसानों को चाहिए कि इसको मशरूम जो ग्रोवर है जो इस भूसे को इस्तेमाल करके अपना जो लागत है उसको कम कर सकते हैं और मशरूम में फ़ायदा ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया जो हमारे किसान भाई मशरूम जो ले रहे हैं उसमें भी पराली का प्रबंध कर सकते हैं। हमारे बीच में पद्मश्री किसान हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो फसल के जो अवशेष हैं वो और किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं हमारे किसान भाई। अभी पिछले महीने में भोपाल गया था, वहाँ CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसके डायरेक्टर से मिला तो वहाँ पता चला कि इससे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी नई निकाली है जिसमें इससे प्लाईवुड बना सकते हैं। जब भी हम धान की पराली से प्लाईवुड बनाएंगे तो जो आज हम प्लाईवुड जो बना रहे हैं लकड़ी से, जिससे पेड़ कटते हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है पेड़ कटने से, यदि इसके हम प्लाईवुड प्रयोग करोगे धान की पराली की तो हमारे पेड़ कटने से बचेंगे, जिससे वातावरण बचा रहेगा, पर्यावरण में सुधार होगा। देखिए हमारे जो पद्मश्री किसान हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो प्लाईवुड बनाएंगे और पेड़ कटने से बचेंगे और उससे कितना लाभ होगा। आप भी अपनी फसल के अवशेष को प्रबंध करें, आप अपने फसल के अवशेष को नहीं जलाएं और इस योजना से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव अटेरना की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।